हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल आईआईटी मंथन। हम एल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं और हम प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स पे थे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पे थे। हमने कौन कौन से मैकेनिज्म देखे थे? प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स देखा था हमने। उसमें क्या था? टिपिकल रिएक्शन एल्केन्स का कौन सा होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। और फिर हम एल्कीन से देख रहे थे। एल्कीन में क्या मिला देंगे? HCl, HBr, HI या HF मिला देंगे तो फिर हमें एल्कीन से एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। नाउ इसमें एक पार्ट जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, लेट्स से CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमें क्या मिलेगा? इजी है गैस करना यहाँ पे, प्लस HCl, राइट। फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और अगर पूछता है कि सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन और तो दूसरा बन नहीं सकता कोई। मगर अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे हो, जैसे प्रोपेन का केस ले लें, मान लो CH3 CH2 CH3 और इसमें क्लोरीन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ना हो, अब क्या बन सकता है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट हमारा ना, इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, यानी हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो ये भी हो सकता है 1 डिग्री का, ये और ये तो बिल्कुल सेम होंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है ये वाला होगा, राइट। तो अब हमें पता लगाना है कि कौन सा मेजर होगा प्रोडक्ट, कौन सा माइनर होगा। वैसे तो प्रोडक्ट दोनों ही मिलेंगे, मतलब CH3 CH2 CH2 Cl ये भी मिलेगा, यानी ये 1 डिग्री से अलग हुआ हाइड्रोजन, और CH3 CH CH3 ये भी मिलेगा। मगर हमें पता लगाना है मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। सिमिलरली अगर इसकी जगह क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो तो भी सेम ही क्वेश्चन उठेगा कि मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। और परसेंटेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी कितनी परसेंटेज होगी। तो लेट्स सी कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। हमें अब दो चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमें पता है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यानी फ्लोरीन जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा? आयोडीन। इसकी रीजन क्या आप देख सकते हो? एक तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो बहुत स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन आयोडीन बॉन्ड। और दूसरा ये भी सोच सकते हो कि फ्लोरीन फ्री रेडिकल भी स्टेबल नहीं होगा, तो वो फटाफट से जाके रिएक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो जैसे फ्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, वो बैठेगा नहीं, फटाफट तुरंत रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब उस क्वेश्चन में देखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब है 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? फ्री रेडिकल 3 डिग्री वाला। तो उसके बनने के परसेंटेज भी ज्यादा होंगे या चांस भी उसके बनने के ज्यादा होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, प्रोपेन के केस में Cl2H। अब हमें ध्यान रखना है कि वेटेज कितनी दे रहे हैं। क्लोरीन के केस में ये याद होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की वेटेज कितनी है। इसकी 1 है, इसकी 3.8 और इसकी 5 है। अब यानी 3 डिग्री को वेटेज दी है सबसे ज्यादा, 2 डिग्री को उसके बाद और 1 डिग्री को उससे कम। तो यहाँ पे दिमाग में आया कि अच्छा फिर तो ठीक है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, 3 डिग्री इसमें तो है नहीं, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो दिमाग में आएगा ठीक है 2 डिग्री सबसे स्टेबल है, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन एक और फैक्टर है रिएक्टिविटी के साथ, वो फैक्टर क्या है?
वो ये फैक्टर है कि नंबर भी हमें देखने हैं। नंबर कितने हैं 1 डिग्री के? 3 ये हाइड्रोजन, 3 ये, 6 है। तो नंबर्स का भी ध्यान रखना है। कुल मिला के हाइड्रोजन कितने हैं 1 डिग्री पे? 6 हैं। 2 डिग्री पे कितने हैं? 2 हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं, एक तो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। तो नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो ठीक है 2 डिग्री के बहुत ज़्यादा हों, सपोज ये केस हो CH3 CH3 CH3, अब इसमें एक 3 डिग्री का हाइड्रोजन है, यानी एक प्रोडक्ट हमें मिल सकता है ये हाइड्रोजन निकाल के। लेकिन 1 डिग्री के कितने हैं नंबर? 1 3 6 9, तो चांस उसके भी ज़्यादा बनेंगे। तो दो रीजंस की वजह से चांस बढ़ सकते हैं। एक तो है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का हमने देख लिया, ये वो है, ये इनकी रेशियोज हैं। और दूसरा फैक्टर्स है नंबर्स। अब किसी के हो ही बहुत ज़्यादा नंबर तो ज़्यादा चांस है, उसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है निकलने के। तो दोनों फैक्टर्स पे ध्यान रखना है। और कैसे करना है ये क्वेश्चन? 1 डिग्री की वेटेज देख ली हमने, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, और इनके नंबर देख लिए। अब इनको ऐड करना है 1 into 6। हर एक 1 डिग्री की वेटेज कितनी है? 1। हर एक 1 डिग्री हाइड्रोजन की वेटेज है, या एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो 1 डिग्री का हो उसकी वेटेज है 1। और कितने नंबर है? 6। तो कुल मिला के क्या हो गए? 1 डिग्री की तो वेटेज हो गई 6, 2 डिग्री की वेटेज होगी 2 into 3.8 विच बिकम 7.6। तो कुल मिला के कितना आ गया? 13.6 आ गया। अब 13.6 में से 1 डिग्री की वेटेज कितनी है? 6 है। तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी? 6। हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। कुल नंबर कितना है 1 डिग्री का? 6 आया, देख रहे हो। हर एक बॉन्ड का या एक हाइड्रोजन की वेटेज है 1, कुल 6 हैं तो 6 गुना कर दिया। ऐसे ही एक की वेटेज है 3.8, 2 है तो इसको भी 2 गुना कर दिया। तो कुल मिला के आया 13.6। अब अगर 1 डिग्री की परसेंटेज की बात करें, 1 डिग्री का वेट है 6 अपॉन कुल वेट इंटू 100। नेक्स्ट 2 डिग्री की अगर बात करें तो इसका है 7.6 अपॉन कुल या टोटल इंटू 100। ये 45-46 के आसपास आएगा परसेंटेज, और ये आएगा 54-55 के आसपास आएगी परसेंटेज। तो हमने देखा हम मेजर माइनर बता सकते हैं अगर हमें ये वेटेज पता हो, और कितने 1 डिग्री के हैं कितने 2 डिग्री के हैं ये पता हो। तो इस केस में मेजर कौन सा रहा? 2 डिग्री वाला रहा, उसकी वेटेज ज़्यादा थी, इसकी कुल वेटेज आई थी 6, इसकी 7.6। तो ये सिंपल प्रोपेन का केस था। और ये जो नंबर्स हैं क्लोरीन के हमने याद कर लिए, ब्रोमीन के भी याद रखने हैं। पहले देखते हैं ब्यूटेन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स टेक द केस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में अगर सेम H न्यू, फिर से हमें वेटेज याद होनी चाहिए 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। 1 डिग्री की वेटेज कितनी होती है? 1 रिलेटिव 3.8 और इसकी 5। अब नंबर्स की बात करें अगर 1 डिग्री के कितने हैं? 6 हैं। 2 के कितने हैं? 4 है। 3 डिग्री का नहीं है इसमें कोई भी केस, तो 0 बना देते हैं। अब 1 डिग्री का वेटेज कितना आया? कुल 6 आया, और 2 डिग्री का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना हो गया? 7.6 इंटू 2 15.2। ये कितना आ रहा है? लगभग इससे 2.5 गुना आ रहा है। तो क्या नंबर होगा? अगर हमें 2 डिग्री की वेटेज निकालनी है तो ये 1 डिग्री की कुल वेटेज है, ये 2 डिग्री की। 2 डिग्री 2.5 गुना ज़्यादा बनेगा इससे, है ना। 6 2 12, 6 इंटू 2.5 15, उससे भी ज़्यादा बनेगा। तो अप्रॉक्स क्या बता सकते हैं? 15 अपॉन 21 इंटू 100 5 7, 500 अपॉन 7 71 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेजर कौन सा हुआ इसमें भी? 2 डिग्री हुआ। ये या ये कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ देंगे हाइड्रोजन कार्बन का, और बनेगा क्या? उसकी जगह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा ना। वो ब्रोमीन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। कैसे? ब्रोमीन कम रिएक्टिव है। अगर ब्रोमीन का केस करें इसमें
सेम प्रोपेन लेते हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन जो है कम रिएक्टिव है, सिंस bromine is less reactive, it will be extremely selective। सेलेक्टिव मतलब ये चूज करेगा 1 और 2 की। देखो कितनी है इसमें, 182 और 1600, 80 होगी ये, 80 या 82। अब देख रहे हो कितना डिफरेंस है, क्यों? ये बहुत कम रिएक्टिव है। नंबर्स का इस पर इतना ध्यान, इतना ज्यादा वो नहीं पड़ेगा, चाहे 6 हो चाहे 12 हो 20 हो। 1 और 80 का डिफरेंस है। अगर ये 50 भी हो जाए, ठीक है, अगर सपोज 1 डिग्री के 50 हो और ये एक ही हो, तो भी वेट किसका ज्यादा आएगा? 2 डिग्री का। क्यों? ब्रोमीन इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव है ब्रोमीन। तो ये क्या करेगा? ये स्टेबिलिटी पे जाएगा। स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री की, 2 डिग्री की, 1 डिग्री की। तो वैसे तो ब्रोमीन का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 डिग्री, अगर कोई भी क्वेश्चन में 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है तो वहीं पे ब्रोमीन जुड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी 3 डिग्री नहीं है और कोई 2 डिग्री दिख रहा है तो ब्रोमीन वहीं पे जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री का नंबर आएगा अगर कहीं पे हो तो। इट विल बी एक्सट्रीमली सेलेक्टिव, हेंस 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। कम रिएक्टिव है इसलिए ब्रोमीन हाईली प्रेफर्स स्टेबल स्टेबल फ्री रेडिकल, और उसका ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो हम समझ गए अब ब्रोमीन के केस में क्या करना है हमें। 3 डिग्री अगर कोई कार्बन है तो उस पर टिक करेंगे, फिर 2 डिग्री पे और फिर 1 डिग्री पे। नाउ इसके बाद चलो इसमें परसेंटेज अगर हम निकालें, इसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज निकालनी हो कि 1 डिग्री पे जुड़ेगा ब्रोमीन या 2 डिग्री पे, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 1 डिग्री कितने हैं? 6 हैं। 2 डिग्री कितने हैं? 2 हैं। 3 डिग्री तो है नहीं इसमें, तो वेट कितना हो जाएगा इसका? 6 और इसका हो गया 160। तो रेशियो देख रहे हो 20, 25, 26 गुना ज़्यादा आएगा। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, मेजर आराम से बता सकते हो ब्रोमीन के केस में। अगर 2 डिग्री की परसेंटेज कोई पूछे तो 160 अपॉन 166 इंटू 100, राइट। ये बहुत ज़्यादा 90% से भी हाई जाएगा। तो दैट मीन्स ब्रोमीन के केस में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 डिग्री अगर कोई है तो वही जुड़ेगा। और अब इससे भी कम रिएक्टिव है आयोडीन, उसकी हम रेशियोज तो लेते नहीं है। फ्लोरीन ब्रोमीन की रेशियोज ले ली हमने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फ्लोरीन की कितनी है? 1, 3.85, इसकी 1, 1680, 80 के आसपास ही। अब जो आयोडीन आएगा, आयोडीन तो अगर एग्जैक्ट रखना है तो 82 रखूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू इज 82। अब अगर आयोडीन आएगा उसमें और भी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो उसको तो पढ़ते ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। अगर इसमें भी नहीं सोचना है, इसमें तो और भी कम, यानी 3 डिग्री ही बनेगा प्रोडक्ट हमेशा। आयोडीन से रिएक्ट करवा रहे हो तो 3 डिग्री हाइड्रोजन ही जाने वाला है। फिर 2 डिग्री अगर नहीं हो तो फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। नंबर्स कंपेयर करने ही नहीं है। और फ्लोरीन के केस में क्योंकि दिस इज वेरी मच रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव, सिंस फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। वैसे ये मैकेनिज्म करते भी नहीं है फ्लोरीन की, हेलोजिनेशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन का करते नहीं है। फिर भी सिंस फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, तो जिस का नंबर ज्यादा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, वेटेज तो देखनी ही नहीं है। जैसे आयोडीन में
नंबर्स देखने नहीं है, वेटेज पे जाओ कि 3 डिग्री कोई है तो वो, मतलब आयोडीन के केस में 3 डिग्री है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर 2 डिग्री पे आओ, है तो बहुत बढ़िया, नहीं है बचे सिर्फ 1 डिग्री तो फिर 1 डिग्री। फ्लोरीन के केस में जिसके नंबर ज्यादा हो, नंबर जिसका ज्यादा हो, क्यों? ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि स्टेबिलिटी का इसका कोई पंगा है ही नहीं है, राइट? फ्लोरीन इज सो मच रिएक्टिव कि नंबर से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। नंबर ज्यादा, सॉरी, रिएक्टिविटी से इसका, स्टेबिलिटी से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। जिसके नंबर ज्यादा हुए ये वहीं चिपक जाएगा, जिसके नंबर ज्यादा हुए ये वहीं चिपकेगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी का कोई पंगा नहीं है, इतना रिएक्टिव है, जो पहले दिखा जिसका नंबर ज्यादा है वहीं लग जाएगा। तो ये नंबर्स भी याद रखने हैं, दिस विल हेल्प अस इन प्रिडिक्टिंग कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो जैसे सपोज क्वेश्चन आता है, इसमें ब्रोमिनेशन कर दी तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? देखो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बन सकता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो सभी में है, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल क्या होगा? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होती है? कार्बोकेटाइन जैसी होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो क्या बन जाएगा इस केस में? ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, करेक्ट। ऐसे ही इसमें भी अगर हम Br2HNU डालते हैं तो फिर, और मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बताना है, मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह एक कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लाना है हमें। तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? देखो यहां ये दोनों 2 डिग्री कार्बन है, ऐसा करो, इस पे CH3 लो और इस पे CH2CH3 लो। यहां फिर रेडिकल बनता है तो उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 3 और 2 5। यहां पे 3 2 5 और एक 6, राइट? इसके 6 बनेंगे, 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 3 2 5 एक 6। और यहां कितने बनेंगे? इसका 1 2 और 2 ये 4। तो ज्यादा फ्री स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? ये वाला। दैट मीन्स मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस CH2CH3। तो ब्रोमीन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, वहीं से हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि फ्लोरीन के केस में देखना है ज्यादा हाइड्रोजन किस में है। अब इसी क्वेश्चन में अगर फ्लोरीन ले आए हम, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये ज्यादा है, ये 3 2 और 2 4, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो दैट मीन्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मेजर माइनर को बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइल कार्बन कौन सा होता है? सपोज कहीं पे कोई डबल बॉन्ड है, लेट्स से ये एक डबल बॉन्ड है, तो इसके बगल में जो कार्बन है ये और ये, इनको बोलते हैं एलाइल, राइट? ये जो कार्बन्स हैं ये एलाइल कार्बन्स हैं। यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन हो वो उसे बोलेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द केस, प्रोप 1 इन है अगर हमारे पास, और हम चाहते हैं कि इसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो। देखो हैलाइड बनाना है हमने, तो कार्बन हाइड्रोजन की जगह, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह ये CH3 CH2 और CH, हम चाहते हैं कि ये आ जाए, क्लोरीन आ जाए इसकी जगह। तो इसके कौन कौन से तरीके हैं? नॉर्मली अगर हम Cl2 डालेंगे इसमें या ब्रोमीन डालेंगे, सपोज कोई रिएजेंट नहीं लेते हैं और सिंपली इसके अंदर हम क्लोरीन ऐड करते हैं,
तो क्या होगा, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा और यहाँ क्लोरीन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई रिएजेंट ना डालें, सिंपली ऐसे ही छोड़ दें, तो फिर एल्कीन बहुत अच्छा रिएक्शन कौन सा दिखाता है, एडिशन रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक भी होता है, बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, पाई की जगह सिग्मा बॉन्ड आ जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और फ्री रेडिकल जो है मैकेनिज्म से हो, ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। हम चाहते हैं कि एल्कीन एडिशन रिएक्शन ना शो करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे, यानी एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्कीन एडिशन रिएक्शन ना शो करे, उसकी जगह क्या शो करे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वो भी किस कार्बन पे, एलाइल कार्बन पे, वो भी किस कार्बन पे, एलाइल, या फिर इसको अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, अल्फा कार्बन। हाइपर कॉन्जुगेशन में याद करो, डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन था उसे क्या बोलते थे, अल्फा कार्बन। अगर हम ये चाहते हैं एडिशन ना हो, तो फिर कौन से रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं, या तो हम Cl2 ऐड कर दें और उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें, 500 डिग्री के आसपास रखें, अगर 500 डिग्री के आसपास रखें, यानी प्लस यही रिएक्शन, ठीक है। ये नोट करो, एल्कीन में हम चाहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो एलाइल और अल्फा कार्बन पे, एल्कीन के अंदर। तो फिर एक तरीका तो क्या है, क्लोरीन ऐड करें गैस अच्छे खासे 773 केल्विन टेम्परेचर पे, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, 500 डिग्री के आसपास, या फिर हम इसमें ऐड करें NBS और HNu, या फिर हम इसमें ऐड करें SO2Cl2। ये 3 रिएजेंट ऐसे हैं, ये 2 रिएजेंट, और ये एक तरीका ऐसा है जो एलाइल कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा किससे, क्लोरीन से, इस केस में ब्रोमीन से। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये NBS का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं N ब्रोमो सक्सिनामाइड। इन तीनों में से कोई भी चीज दी हुई हो तो हम समझ जाएंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी और अलाइल कार्बन पे होगी। अब इसके क्वेश्चन कैसे करें, इसमें तो सिंपल है, इन तीनों में से कोई भी चीज दे रखी है, अगर ये दे रखा है तो हम यहाँ क्लोरीन लगा देंगे, NBS है तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे। NBS का स्ट्रक्चर ये है, या फिर ऐसे भी लिखा होता है कई बार, NBS लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा देंगे, SO2Cl2 लिखा है तो फिर यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे। मगर इसमें एक ही अल्फा कार्बन था, राइट, इसके अंदर प्रोप1 के अंदर एक ही अल्फा कार्बन था, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा ना, 2 अल्फा कार्बन भी हो सकते हैं। फिर हमें चूज भी करना पड़ सकता है कि किस अल्फा कार्बन पे जाके हेलोजन जो है वो जुड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन किस कार्बन पे होगी। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ब्यूट1 है, अगर सेम हम इसमें Cl2 को ऐड करें एट 773 केल्विन, तो फिर क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे। मगर हमने देखा कि इसमें एक प्रोडक्ट और आया, ये भी आया साथ साथ में। मेजर माइनर की बात बाद में करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है ताकि हम सही प्रोडक्ट गैस कर सकें। इसके अंदर अल्फा कार्बन भी एक ही था,
तो हम सोच रहे थे अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा प्लस HCl ऑफ कोर्स, मगर इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ने ऐसे रिएक्ट किया कि ये प्रोडक्ट बन गया और इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ने ऐसे रिएक्ट किया कि ये प्रोडक्ट बना। उसका रीजन क्या है? देखो, फर्स्ट स्टेप इज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर कौन सा फ्री रेडिकल बन सकता है? साफ सी बात है, इसके अंदर एक फ्री रेडिकल ये बनेगा और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया होगा होमोलिटिक फिजन में, ये फ्री रेडिकल बन गया। इसके बाद फ्री रेडिकल कैसे कैसे स्टेबल होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से, राइट, और रेजोनेंस से भी स्टेबल हो सकता है। रीअरेंजमेंट तो नहीं होती फ्री रेडिकल में, राइट, सिर्फ कार्बोकैटायन में होती है, रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल में नहीं होती, तो वहां उस डायरेक्शन में मत सोचना। अब इसके अंदर ये कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, ये भी एक तरह का कॉन्जुगेशन है। तो जहां जहां कॉन्जुगेशन होता है वहां पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, तो यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसकी भी होमोलिटिक फिजन हुई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलके जो है पाई बॉन्ड बना लिया, तो फ्री रेडिकल यहाँ बना, करेक्ट। नाउ अब डिपेंड करता है कि यहां भी फ्री रेडिकल बना है, यहां भी बना है, तो दोनों प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यहां भी क्लोरीन जुड़ सकता है प्लस यहां भी क्लोरीन जुड़ सकता है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, उसके बाद एडिशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल टू स्टेबल फ्री रेडिकल। अब दोनों में से स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? देखो, ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, बगल में कॉन्जुगेशन तो इसके भी है इसके भी है, वो तो पॉइंट नहीं है हमारे पास। बगल में देखो, यहाँ भी कॉन्जुगेशन हो रही है, इस फ्री रेडिकल को भी कॉन्जुगेशन मिल रही है, मगर यहाँ पे इसका इफेक्ट आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन का, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको वो एडवांटेज नहीं है, तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, करेक्ट। साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखो, जैसे दिमाग में कई बार कंफ्यूजन आती है कि अगर स्टेबल एल्कीन तो ये वाला है, इसमें तो एल्कीन की पोजीशन ही बदल गई, राइट। देखो, एल्कीन यहाँ पे था पहले 1 और 2 के बीच में, इसमें 2 और 3 के बीच में, तो दिमाग में आया कि स्टेबल एल्कीन तो ये वाला है, राइट, और ये कम स्टेबल है इससे। एल्कीन स्टेबल कैसे होते हैं? जितने नंबर ऑफ पाई वो अल्फा हाइड्रोजन हो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, इसके पास सिर्फ 1 है। तो दिमाग में आ सकता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सेट रूल याद करो, एलिमिनेशन रिएक्शन में डिस्कस किया था हमने E2 में, तो दिमाग में आ सकता है कि मोर स्टेबल एल्कीन वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, लेकिन नहीं, फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, उसको जो स्टेबल कर सके कोई भी स्टेप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी में ऊपर है, रादर देन एल्कीन को स्टेबल करे, राइट। फ्री रेडिकल का है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो फ्री रेडिकल को स्टेबल कर सके वो हम प्रेफर करेंगे, रादर देन एल्कीन को स्टेबल कर सके। तो एक पॉइंट नोट करना इसमें, मेजर प्रोडक्ट जब तुम डिसाइड कर रहे होंगे तो फिर गो फॉर स्टेबल फ्री रेडिकल rather than stable alkene, करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं फेमस, तो इसके और अगर स्टेप्स देख रहे हैं, देखो जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई थी सिंपल एल्केन में, वैसे एल्कीन में भी होगी। एल्कीन का कर रहे हैं हम, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा चेन इनिशिएशन, उसके बाद इसका अटैक हुआ इस पे,
इसने इसका हाइड्रोजन को तोड़ के खुद में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना प्लस HCl। फिर इसने जाके बिल्कुल सिमिलर है, अगर एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आ गया है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसने भी इसका बॉन्ड तोड़ा और क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ लिया प्लस Cl। दोनों को ऐड करेंगे तो फिर एक स्टेप में तो यही आएगा, दिस प्लस क्लोरीन गिव्स दिस प्लस HCl। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे एल्केन का था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सेम है स्टेप्स चेन प्रोपोगेशन के। ध्यान कहाँ पे रखना है हमें, यहाँ पे फोकस हमारा होना चाहिए कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज ये केस आता है, इसमें NBS डाल दिया, तो बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अब अगेन अगर हम सारे प्रोडक्ट्स की बात करें, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में, तो फिर हम सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेंगी। फ्री रेडिकल देखो यहां बन सकता है, यहां बनेगा तो इधर ब्रोमीन आएगा प्लस अलाइल कौन कौन से हैं इसमें, ये वाला कार्बन अलाइल है और ये वाला कार्बन अलाइल है, तो दोनों में ही फ्री रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है, यहां भी आ सकता है। और कौन सा आ सकता है, सपोज फ्री रेडिकल शिफ्ट हो जाए यहां पे, राइट। सपोज हमारा फ्री रेडिकल यहां बना था, करेक्ट, तो उसमें क्या हो सकती है, शिफ्टिंग। फ्री रेडिकल अगर यहां बनेगा और ये शिफ्टिंग हो इसकी यहां पे, तो ये पॉसिबिलिटी है, यहां भी आ सकता है फ्री रेडिकल, करेक्ट। और जब यहां आया था फ्री रेडिकल, तो यानी ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। और एक दफा जब यहां फ्री रेडिकल बना था, तो रेजोनेंस से इधर भी जा सकता है, इसको बना के देखना जरूर। दैट मीन्स यहां भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो यानी रेजोनेंस भी करवाना है इसमें, और उसके बाद देखना है फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो ये 4 पोजीशन है। अब हम देख सकते हैं सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बना होगा, और ये वाला 3 डिग्री था, बाकी सब ये 2 डिग्री है, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इसी के बनेंगे, 3, 2, 5, बाकी किसी के इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इसका एक ही बनेगा, इसके 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे। इससे कितने बने, 3 और 2, 5। तो दिस वाज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एंड हेंस ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, राइट। तो ये था एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। नाउ वी मूव ऑन टू ब्रोमिनेशन। नो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड में हम ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स में भी इसकी बात की थी, थोड़ी और डिटेल में जाएंगे। अब अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट तो हमें पता है, दोनों जगह ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, मतलब, राइट। और डबल बॉन्ड जो है टूट जाएगा। दिस इज अ केस ऑफ एडिशन रिएक्शन, ऐड हो गया ब्रोमीन इसके अंदर। लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट जो है इसके ऊपर क्या है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल्कीन क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्स्ट अटैक किसका होगा, जो सॉल्वेंट जनरली हम नॉन पोलर लेते हैं लिमिट रिएक्शन करवाने के लिए, CCl4 होगा सॉल्वेंट इसमें। तो इसके अंदर फर्स्ट अटैक जो होगा वो होगा Br+ का। जैसे ही Br+ का अटैक इस पे होगा, दिस विल बिकम, तो कौन से कार्बन पे फायदा है अटैक करवाने का, Br+ का। यहां पे करवाने का फायदा है ताकि कार्बोकेटाइन यहां पे बने,
तो ठीक है, यहाँ पे हमने अटैक करवा दिया, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो कार्बोकेटाइन हम जनरली पढ़ते आए हैं, जितने भी कार्बोकेटाइन का केस हमने पढ़ा है, उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि ये कार्बोकेटाइन जो है अनस्टेबल है। कार्बोकेटाइन तो सारे अनस्टेबल होंगे। रीजन क्या होती है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। कार्बोकेटाइन क्यों अनस्टेबल होता है? रीजन बीइंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ पे ब्रोमीन के पास खूब सारे लोन पेयर्स हैं, तो ब्रोमीन अगर इसको डोनेट कर दे अपने लोन पेयर, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये बन जाएगा। और ब्रोमीन पे अब कितने लोन पेयर बचे? 2 लोन पेयर बचे, तो पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। चार्ज निकालने का तरीका क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन के पास? 1 2 3 4, इसके हिस्से के 5 और 6, और होते कितने हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फायदा क्या हुआ? इसके अंदर ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। तो याद करो, रेजोनेंस में स्टेबल स्ट्रक्चर जब हम देख रहे होते थे, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते थे? रेजोनेंस होती थी, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हो उतना स्टेबल होगा। लेकिन उससे भी हाई प्रायोरिटी का क्या था कि अगर किसी का ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल याद करो, अगर ये कार्बोकेटाइन के बगल में कोई ऑक्सीजन हो, एक और बॉन्ड बन रहा हो, तो ये इसको स्टेबल कर सकता है, राइट। फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी जब हम पढ़ते थे, तो ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। बहुत बड़ी रीजन होती है इंस्टेबिलिटी की, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन में जितने भी हमने पढ़े हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। ये इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं नॉन क्लासिकल। क्लासिकल मतलब आमतौर पे, जनरली जो हम यूज करते हैं, ये एक ऐसा केस है जहां पे इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और इसके अंदर ये स्टेबिलिटी जो है वो इससे ज्यादा होती है। मतलब एक पॉइंट लिख सकते हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि अब इसके बाद जब Br माइनस आएगा, इसके बाद जब अटैक होगा Br माइनस का, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा। वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन से, मतलब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट में। यहाँ पे जैसे ये वाला कार्बन कायरल नहीं बनेगा, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट होगा डायरेक्शन भी। तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक हुआ, तो ये बना Br, ये वाला, और फिर यहाँ से, और इसका अटैक हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन से Br। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जो, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन को हम, जो एडिशन है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स क्या है? एडिशन रिएक्शन है। इसको हम एंटी एडिशन भी बोलते हैं। क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है। एक बार इसने ये वाला कोना घेर लिया तो फिर Br माइनस का अटैक इस साइड से नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन। एक बार इसने ये कोना घेर लिया तो Br माइनस का अटैक इस डायरेक्शन से नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं थी, मगर कहीं पे हो भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन में अगर हम ब्रोमीन ऐड करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अगर एक बिहाइंड द प्लेन होगा तो दूसरा अबव द प्लेन होगा, राइट। इसमें कायरल कार्बन्स भी हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो मतलब इसमें हमें
स्टीरियो एक्टिव होगा ये कार्बन, राइट। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ से सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव जो है दो प्रोडक्ट बनेंगे, हो सकता है ये यहाँ से अटैक किया हो पहले और दूसरा इधर आ गया हो, तो यानी ये केस भी बनेगा। करेक्ट। इसको ऐसे भी करो। और कहां पे यूज हो सकता है सेम रूल, अगर सिस हो, अगर सिस कार्बन हो, सपोज ये कौन सा है, सिस ब्यूटुइन, करेक्ट। इसमें अगर हम ब्रोमीन का एडिशन करवाएं तो क्या होगा, इसका फिशर प्रोजेक्शन अगर लिखना हो हमें तो CH3 CH3, यहाँ पे H था, इधर ब्रोमीन, सपोज ये Br+ था, पहले ये आके जुड़ा होगा यहाँ से, पहले अटैक किसका होगा, Br+ का, तो Br- दूसरी डायरेक्शन से आया होगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो सिस के केस में एक ये बनेगा, एक इसका मिरर इमेज होगा, वो भी बन सकता है, यानी पहले Br+ का यहाँ से अटैक हो जाए, इसको छोड़ दे, फिर यहीं पे रहे, तो इसका जो मिरर इमेज है वो भी बनेगा, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स बनेंगे। दिस इज अ केस ऑफ एंटी एडिशन। तो सिस अगर बनेगा तो फिर हमें एनांशियोमर्स मिलेंगे, यहां से सपोज Br+ का अटैक इधर से हो, ठीक है, Br+ का अटैक इधर से हो गया, तो ये Br+ इधर जुड़ा रहा, H इधर आ गया, Br- पिछली डायरेक्शन से आएगा, ये Br- था, करेक्ट। और अगर Br+ का यहां से अटैक हो जाए तो फिर इसका मिरर इमेज बनेगा, तो यानी सिस के केस में हमें एनांशियोमर्स मिलेंगे। और अगर ट्रांस हो, अगर मान लो लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज H, ठीक है, इसको बना लो पहले, फिर ही ट्रांस का केस करना। लेट्स टेक द केस ऑफ ट्रांस। ट्रांस में अगर हम एडिशन करवा रहे हो इस केस से, इस क्वेश्चन में, तो फिर क्या होगा, Br+ इधर से आया, यहां जुड़ गया, और दूसरे केस में कहां से आएगा, जस्ट जैसे सिस के केस में हुआ था उसका ऑपोजिट करेंगे इसमें, H, और दूसरा ब्रोमीन भी इसमें, क्योंकि ये एंटी एडिशन है, राइट। एंटी एडिशन में ट्रांस में क्या होगा, मीसोटाइप कंपाउंड बनेगा, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसलिए ये मीसो कंपाउंड हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन फॉलोज एंटी एडिशन। तो इसमें सिंस क्या क्या पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं, सिंस नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सो नो रीअरेंजमेंट। एक चीज और ध्यान में रखनी है, सपोज अगर ऐसा कोई केस हो Br2 और H2O, ये दे दें अगर साथ में, अब हम समझ गए इसमें, ऐसे केस में एक तो Br+ तो आएगा ही आएगा शुरुआत में, और दूसरा आएगा OH-, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ज्यादा होगा OH-, इसलिए दूसरा अटैक होगा H2O का, वहां से फिर H+ निकल जाएगा। तो अगर Br2 और H2O दिए हों तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट अटैक Br+ का होगा, उसके बाद अटैक होगा OH- का। तो कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, अब ध्यान रहो कि Br यहाँ भी, वहां पे तो दोनों ब्रोमीन थे, इससे पहले हम ब्रोमिनेशन कर रहे थे, तो दोनों, उसका थोड़ा सा डिफरेंट केस है ये, जब ये इसको जिसमें ब्रोमीन भी है और वाटर भी है। अब इसमें ब्रोमीन यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, लेकिन फिर भी ऑल्दो कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है,
पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे होगा, यहाँ बनेगा। तो ब्रोमीन जो है इधर जुड़ेगा और OH माइनस यहाँ जुड़ेगा। सोच रहे हो Br माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि वाटर जो है सॉल्वेंट है, दिस इज इन एक्सेस, वाटर विल अटैक आफ्टर अटैक ऑफ Br प्लस, ब्रोमोनियम आयन का अटैक होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बाद बनने के बाद OH में जैसे इसमें ये केस था, Br प्लस का अटैक हुआ, इस पे प्रेफर करेगा ताकि कार्बोकेटाइन यहां बने। तो क्या बना प्रोडक्ट, Br, फिर इसने इसको अपने लोन पेयर दिए, यानी ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर OH माइनस का अटैक पीछे बिहाइंड से होगा और किस पे होगा, इस पे होगा, जहां पे जोन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो। इन दोनों में से देखो रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही है, पर इस केस में बॉन्ड जब ब्रेक होगा ब्रोमीन का तभी इसका बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब कार्बोकेटाइन इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे OH माइनस का अटैक होगा। तो OH माइनस का अटैक टूवर्ड्स दैट कार्बन which forms stable carbocation, करेक्ट। तो इसमें भी रेजबिक मिक्सचर मिलेंगे, मतलब एक ये होगा, एक इसका एनांशोमर होगा, लेकिन OH दोनों केस में से यहीं पे अटैक होगा OH माइनस का, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल था। तो जब ये ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ रहा होगा उसके बाद ये आएगा, तो यहां से तोड़ना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल था और ये फिर अटैक कर जाएगा।